अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम CSS 2025 की जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसमें जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उसके हवाले से जो यूक्रेन वॉर है उस पर बात करेंगे। यूक्रेन वॉर का ऑब्वियसली जो एक न्यू डायमेंशन ऐड हुई है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड दैट हैज़ बीन द राइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इन द US प्रेसिडेंसी, और उसके जो इम्पेक्ट हैं यूक्रेन वॉर पे इस पे बात करेंगे। लेकिन हम ब्रॉडली स्पीकिंग हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ यूक्रेन वॉर की बात करेंगे, और वो कौन से एस्पेक्ट हैं, दे इंक्लूड ऑब्वियसली दी हाउ एंड वाई द वॉर बिगेन। एक शॉर्ट ओवरव्यू इस पे बात करेंगे। ऑलरेडी वी हैव अ सीरीज़ ऑन दिस वॉर बिफोर। बिसाइड्स दैट हम बात करेंगे इस वॉर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। दोज ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दोज ऑब्जेक्टिव्स वुड डिफाइन द पोटेंशियल एंड गेम ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इस वॉर के अंदर जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ वॉर है, कंसिडरिंग कि इट स्टार्टेड इन फरवरी 2022, अब ये फरवरी 2025 आ चुका है, तो इन 3 सालों में ट्रेजेक्ट्री ऑफ वॉर क्या रही है, व्हाट आर द गेन्स एंड लॉसेस ऑफ बोथ पार्टीज सो फार। बिसाइड दैट हम बात करेंगे हु इज़ ऑन हुज साइड इन दिस वॉर, एक शॉर्ट सा और वो भी देखेंगे। बट मेन एस्पेक्ट वुड बी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके आने से इस वॉर पे क्या इम्पेक्ट पड़े हैं, इस पे बात करेंगे। और दूसरी बात हम बात करेंगे इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या हैं, और लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंटली इस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं स्टेट्स लेवल पे, रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। इन तमाम एस्पेक्ट के ऊपर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। सो दिस इज़ लाइकली टू बी द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव वीडियो ऑन द यूक्रेन वॉर कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। So let's start with the basic point, beginning of the war. जिससे मैंने पहले कहा, this war started on 24th of February 2022 when Russian forces crossed into Ukraine, and the stated aims जो थे उस वक्त जो प्रेसिडेंट प्यूटिन रशियन प्रेसिडेंट ने बताए वो एक तो जो यूक्रेन की न्यूट्रलिटी है उसको अचीव करना है। फिर जो वहाँ पे ईस्टर्न यूक्रेन में रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं, रशियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है। व्हाट रशियंस कॉल द प्रिवेंशन ऑफ द जीनोसाइड ऑफ द रशियन स्पीकिंग पीपल इन ईस्टर्न यूक्रेन। बिसाइड्स दैट ऑब्वियसली एक बफर क्रिएट करना है उस रीजन के अंदर जहाँ पे जो रशिया यूक्रेन का बॉर्डर है, ताकि यूक्रेन जब नेटो को ज्वाइन करे तो देयर हैज़ टू बी अ बफर बिटवीन द मेनलैंड रशिया एंड द नेटो फोर्सेज। एंड बिसाइड्स दैट जो उनका ऑफिशियल वर्ड भी था दैट दे हैड टू गो फॉर डी नाजिफिकेशन of the Ukrainian regime under the leadership of President Vladimir Zelensky. So ये जो different objectives थे President Putin के, but obviously they were different time पे different objectives बताते जाते रहे हैं by different scholars and the officials of the Russians. यूक्रेन on the other hand जो है, यूक्रेन didn't start the war, but obviously यूक्रेन के जो stated objectives हैं that is to restore the Ukrainian borders बिफोर 2014। इन अदर वर्ड्स जो क्रीमियन टेरिटरी है जो यूक्रेन का पार्ट थी हिस्टोरिकली बट रशिया एनेक्स्ड इट इन 2014, उस वक्त की जो टेरिटरीज थी 2014 की यूक्रेन की जो बाउंड्रीज थी उनको रिस्टोर करना है। इन अदर वर्ड्स 2022 में जो इन्वेजन की गई है उसको रिवर्स करना है। रशियंस हैड टू बी एक्सपेल्ड बैक, एंड बिसाइड्स दैट जो 2014 में क्रीमिया कब्जा किया गया था उसको भी रीयूनाइट या लिबरेट कराना है फ्रॉम रशिया और रीयूनाइट करना है विद द यूक्रेनियंस। That's the stated goal of the Ukrainian president, and that is what we call, what they call in fact, as the strategic defeat of Russia and Russia's military advances in Ukraine since 2014. बट ऑब्वियसली नाजरीन इस वॉर के पीछे तो स्कॉलर के नज़दीक और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, देयर आर मेनी अदर पर्सपेक्टिव्स एज वेल, बट हम उस पर डीप में जाएंगे नहीं बिकॉज काजेज़ वाला फैक्टर जो है दैट्स अ डिबेट जो कि शायद बहुत पुरानी हो चुकी है। अब आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि हु इज़ ऑन हुज साइड इन दिस वॉर। Definitely from the beginning it has been very clear that Ukraine is backed by the Western allies। जो नेटो है वो स्टैंड करती है यूक्रेन के साथ, अमेरिकन स्टैंड विद यूक्रेन, और अब जितने अमेरिकन allies हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, ईस्टर्न यूरोपियंस हो गए, यानी ब्रॉडली नेटो जितनी है ऑलमोस्ट, यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट सारी जो है, फिर जापान हो गया, कोरियाज़ हो गए, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको हम आजकल ग्लोबल नॉर्थ भी कह सकते हैं, वो दे स्टैंड विद द यूक्रेनियंस। मोस्ट नोटेबल सपोर्टर्स आर ऑब्वियसली जो उसमें ब्रिटिश हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन्स हैं और अमेरिकन ऑब्वियसली एट द टॉप। बट ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें तो रशियन साइड पे बहुत लिमिटेड डायरेक्ट सपोर्ट मौजूद है रशिया के लिए, और जो पब्लिकली अवेलेबल सपोर्ट मौजूद है दैट इज़ फ्राम बेलारूस, नॉर्थ कोरिया एंड हैंडफुल ऑफ अदर स्टेट्स। Although West accused China of standing with Russia
बट ऑब्वियसली बात है चाइनीज़ हैव ऑफिशियली अवॉइडेड पब्लिकली सपोर्टिंग द वॉर इटसेल्फ। बट हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जब वॉर की थी यूक्रेन की 24 फरवरी 2022 को, तो उससे पहले ही मेड अ विजिट टू चाइना, जहां उन्होंने विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, एंड वाज बिलीव्ड दैट ही हैड कंसल्टेड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ऑन द पोटेंशियल इन्वेजन। But China officially stands neutral, although West accuses China of standing with Russia. So ये तो दोनों तरफ से स्टेट्स हैं। ऑब्वियसली ईरान ऑब्वियसली स्टैंड विद रशिया एज वेल, ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज। अगर मैं मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ की बात करूँ तो इट स्टैंड्स न्यूट्रल, चाहे स्ट्रेचिंग फ्रॉम लैटिन अमेरिका टू Africa to Asia. Most of the global south, including India, including China, including Pakistan, Middle East largely, they have been largely neutral in this war. And from the Western perspective, from the American perspective, even neutrality is somehow in the interest of Russia, and it benefits Russia more than it benefits Ukraine. So in other words, हम कह सकते हैं that broadly speaking, there are states that are with Ukraine, or there are states that are not with Ukraine. अगर प्रो रशियंस नहीं भी हैं तो एटलीस्ट दे आर नॉट विद यूक्रेन, एंड मोस्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ इज़ विद यूक्रेन एंड मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ इज़ नॉट विद यूक्रेन, एंड विच मीन दैट नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है वो मौजूद है इस हवाले से। अब इस पॉइंट पर नाज़रीन, इस ट्रेजेक्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या रहा है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ वॉर क्या रही है सिंस 2022। तो अगर हम इन 3 सालों को जनरली एनालाइज करें तो इन 3 सालों में ऑन ग्राउंड अगर मैं बात करूं तो देयर हैज़ लार्जली बीन गेन्स फॉर द रशियंस, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट दे वुड हैव एक्सपेक्टेड, मेनली बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स जिस पर हम बात करेंगे। रशियंस डिड गेन अ लॉट ऑफ टेरिटरी इन द ईस्टर्न यूक्रेन, दे हैव कैप्चर्ड लॉट ऑफ टेरिटरी, दे हैव रिटेन कंट्रोल ओवर Crimea. But having said this thing, the kind of control that they expected, जो 4 मेजर रीजन्स हैं जिन पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको एनेक्स कर लेंगे, they have yet to achieve all of those objectives. But at the same time, Russians have also suffered losses, और ख़ासकर जो ह्यूमन लॉस है उनके लिए that's very significant. Besides that, जो यूक्रेनियंस हैं दे हैव स्टार्टेड अटैकिंग इनसाइड रशिया एज वेल, डायरेक्टली भी और साथ ऑब्वियसली बात है थ्रू स्पाई वॉरफेयर जो है उसमें हमने देखा कि रिसेंटली भी उन्होंने जो केमिकल वेपन्स जो ब्रिगेड है उसके जो हेड हैं उनको मॉस्को के अंदर जो है वो एक ब्लास्ट के अंदर हिट किया, विच शोज़ द पेनिट्रेशन ऑफ द यूक्रेनियन इंटेलिजेंस inside deep inside the Russians as well. So in that context, जो trajectory of war है वो in favor of Russia है, but not that much. हम कह सकते हैं कि it's a war that has not gained results for anybody. But अगर हमें conclusively कुछ ड्रा करना भी पड़े, it is more in favor of Russia than it is in favor of Ukraine. But इवन अगर हम ये कहें कि जो रशियंस हैं उनकी फेवर में इतनी नहीं है तो ये भी एक शायद क्रिटिसिज्म नहीं होगा रशिया का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड दे हैव स्टूड विद द यूक्रेन। और ये ट्रेजेक्टरी ऑफ वार में जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी इवॉल्व हुआ है, और वो एवोल्यूशन क्या हुआ है ऑब्वियसली बात है, उनमें सबसे बड़ा एवोल्यूशन था इनिशियली वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैव गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट टू यूक्रेन एंड दे हैव गिवन सम काइंड ऑफ डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हार्डवेयर्स टू यूक्रेन। लेटर ऑन हमने देखा कि ग्रेजुअली और ख़ासकर पिछले कुछ महीनों से ये जो वॉर है वो एस्केलेट हुई है, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है दैट वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैव इंटेंसिफाइड देयर सपोर्ट टू यूक्रेन, दे हैव इंक्रीज द क्वांटिटी एंड ऑब्वियसली द quality of weapons that they have provided to Ukraine. हमने देखा कि सबसे पहले जो चेंज आया दैट वाज द प्रोविजन ऑफ F-16s, जो अमेरिकन F-16s हैं दे वर प्रोवाइडेड टू यूक्रेन बाय अमेरिकन्स डायरेक्टली एज वेल एज अमेरिकन एलाइज इन यूरोप, और उसकी वजह से ट्रेनिंग दी गई, एंड दैट वाज समथिंग जिसकी वजह से यूक्रेनियन जो हैं दे गॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। बिसाइड दैट हमने देखा कि यूक्रेन का जो मिलिट्री प्रोडक्शन है उसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड की गई, और अब रिसेंटली मोस्ट रिसेंटली द अमेरिकन एंड द ब्रिटिश हैव अलाउड यूक्रेन टू यूज़ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ताकि जो अटैक किया जाए रशियन को रशिया के अंदर टेरिटरी के अंदर। सो पर्पज़ ऑफ दोज लॉन्ग रेंज वेपन्स इज़ टू टेक द वॉर इनसाइड रशियन बॉर्डर्स from the Ukraine side in order to pressure Ukraine Russians to negotiate and end the war. सो इस एस्केलेशन में जब देखा कि जब जो सपोर्ट बिसाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, जब इस तरह की सपोर्ट बढ़ती रही तो रशियंस हैव आल्सो बीन ट्राइंग टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने भी इस ट्रेजेक्टरी ऑफ वॉर में चेंज किया, और लास्ट कुछ मंथ्स में देखा कि रशियंस हैव इंक्रीज देयर ऑफेंसिव इन यूक्रेन, और उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक्स इंक्रीज की। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल विदाउट द न्यूक्लियर वॉर हेड वॉज लॉन्च्ड इनसाइड यूक्रेन विच वॉज द क्लियर मिसाइल ऑफ डिटरेंस अगेंस्ट द यूक्रेन एंड नेटो स्टेट्स।
बिसाइड्स दैट हम देखा कि उन्होंने चूँकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट अटैक्स किए रशियंस ने, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्केलेशन हुई वो रशिया हैज़ चेंज द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, और उसके अंदर हमने उन्हें बेलारूस को भी अपने एम्बेट पे लेकर आए। और बिसाइड्स दैट जो टेरिटरीज रिसेंटली रशिया ने एनेक्स किए हैं यूक्रेन से, उसको भी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के अम्ब्रेला में ले आए हैं, विच मीन्स दैट एनी यूक्रेनियन एंड द नेटोज attempt to recapture the Russian occupied territory in Ukraine is likely to provoke a nuclear response from Russia. So the Russians want this current borders to be remain unchanged, and any change in them is likely to be deterred by a nuclear threat. So ये escalation बड़ी important है। Besides that हमने देखा कि जो नॉर्थ कोरियंस हैं, they are reported to have been fighting alongside the Russians on the border with Ukraine, and that is also a kind of fairly direct official involvement of a third country in this war है, that is likely to be a kind of they are considered to be a provocative act on the part of Russia, as well as the escalation of conflict, as has been stated by President Vladimir Zelensky. अब आते हैं नाज़रीन कि ऐसी एस्केलेशन क्यों की जा रही है, इसके एस्टिमेट क्या है, बिकॉज दिस थिंग विल हैव टू बी लिंक्ड विद द अराइवल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. It is believed by scholars that ये जो escalation of conflict on both sides, it was clearly a kind of understanding that under Donald Trump, who has clearly stated his position that if he comes to power, he will end the war as soon as possible. Although उन्होंने कहा था within 24 hours ख़त्म हो जाएगी, जो हुई नहीं, but he is the one who has always been of the belief that अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये वार शुरू ही ना होती. बट उनका ये भी आर्गुमेंट था कि अब चूँकि मैं दोबारा पावर में आऊँगा, और मैं जब दोबारा पावर में आऊँगा तो मैं इस वार को ख़त्म कर दूँगा. इफ़ नॉट 24 आवर्स, एटलीस्ट इट इज़ बिलीव दैट ही हैज़ गिवन दिस डेडलाइन ऑफ 90 days टाइम टू बिगिन द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट उन्हें एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया था ओथ लेने से पहले भी, हु हैज़ बीन मीटिंग विद द डिफरेंट पीपल इन द रीजन. और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का अराइवल था, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू बी सीन एज a person who can make peace, who can make deals, और उन्होंने पहले अनाउंस किया he will not start any war and he will end the wars that US is part of directly or indirectly. So उस context में he has a clear vision that he wants the end of the war, and he wants this war to end not through military means but through negotiations and talks. So obviously Nazreen, as a student of diplomacy, everybody knows that on diplomatic negotiations, टेबल टॉक्स जो होती हैं वॉर्स के अंदर, उसके अंदर जो टेबल टॉक्स के अंदर जो अपर हैंड होता है उसी का होता है जिसके पास ग्राउंड में अपर हैंड होता है. सो बैटलफील्ड एडवांटेज इज़ आल्सो अ डिप्लोमेटिक एडवांटेज ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल. This is why the escalation of conflict is in the interest of both Russia and Ukraine, because any escalation is likely to give them some more chances, some more bargaining chips at the negotiating table, which is likely to be laid soon, within days, weeks or months. But it has to be there because that's what Donald Trump has said, and everybody knows that he means what he says. So उस context में ये escalation जो है, it is meant to gain some ground advantages that could be used as a bargaining chip in the negotiating table, which will come soon. So ये escalation जो है, this is not a provocation for the sake of provocation. This is a clear indication of the preparation of the potential negotiations and talks on Ukraine in the future. Now that Trump is in power, so what are his options? What likely is that Trump would do to end this war and bring the parties to the negotiating table? उस हवाले से दो potential जो options हैं, it is considered by scholars as important ones. He is a kind of person who is considering two options. Again, I'm quoting different scholars. The time will tell which one option he will use. One is to escalate it is to impose significant sanctions and tariffs on Russia in order to increase the pressure on Russia to come to negotiating table and soften its demands on Ukraine. So one of the ways is to put significant pressure on Russia, and that way he would bring Russians back to the table on terms that are acceptable to everybody. From other perspective, it is also believed that he is also considering limiting the US aid to Ukraine, which is likely to put pressure on Ukraine president to negotiate with Russia and talk to him. बट एट सेम टाइम नाज़रीन, हम ये भी देखा कि प्रेसिडेंट जो ट्रंप हैं उन्होंने कहा है कि ही इज़ टॉकिंग टू द रशियंस ऑन दिस वन. ही डिडंट टेलीफोन हिमसेल्फ, ही डिडंट मीट हिमसेल्फ, बट ही सेड ही इज़ लाइकली टू मीट Putin. But obviously Trump does not want to bring options after the meeting. He wants that something should come up before he meets the Putin, so that when he meets the Putin, he could claim that he had got concessions from him.
So this is something that is likely to be happening behind the scene, although not much reported, but that's what my perception is about this issue. So ultimately, the two options are putting pressure either on Ukraine or putting pressure on Putin, and putting any pressure on anyone is likely to automatically bring pressure on the other party, because if he imposes tough sanctions on Russia, then it will be a message on Ukraine that you cannot consider the sanctions on Russia as a support to Ukraine. Rather, it is meant to end the war, not to instigate the war. Besides that, any significant pressure on Ukraine is also likely to create a deterrence on Russians that they have to negotiate, and if they don't, the situation for Putin would be the same as is there for the Ukrainians. In any case, both Russians and Ukrainians know that Trump wants the negotiated settlement of this conflict as soon as possible, and any single step against any one party will have a direct impact on the intent and the actions of the other party as well. And one of the indicators of such action was when he stopped the civil aid to the entire world, including Ukraine, although that action has been rescinded by the Trump administration. But when it was imposed, it had created fears in Ukraine that military aid तो बंद नहीं हुई, जो already Biden ने approve कर चुके थे, but civilian aid बंद होना, that had caused significant alarms within Ukraine on the potential of the impacts that it will have. ऑब्वियसली हम देखते हैं कि जो जर्मनी है उसके अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं. जर्मनी इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू सपोर्ट यूक्रेन एज सच, इट इज़ इन क्राइसिस. यूरोप इटसेल्फ फियर्स द टैरिफ्स फ्रॉम द रशियंस, फ्रॉम द अमेरिकन्स. हम देखा कि कल जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी टैरिफ्स लगा दिए मेक्सिको पे, कनाडा पे, चाइना पे. नेक्स्ट कुड बी यूरोप एज वेल. सो Europe is too much into, they're trying to brace themselves in the Trump era, and therefore Ukraine's options are very limited. And therefore, we expect that जो President Putin है, in the coming weeks, he is likely to take one or the other action against one or the other state, which is likely to trigger a process जिसके अंदर जो है वो negotiations will become inevitable. So I personally see the negotiations happening in February or March between both parties, which is something that are important. However, the worst nightmare of Ukraine is, जिसका इज़हार वो कर भी चुके हैं, the possibility that President जो ट्रंप हैं, he might directly negotiate with Putin on the future of Ukraine and exclude Ukraine any negotiations. Something that Ukrainian president had said will not be acceptable to Ukraine. उन्हें multiple times ये पिछले दिनों में statements दी, उन्होंने कहा any solution will have to involve the Ukrainian negotiations, Ukrainian participation in the negotiations, and any unilateral decision on Ukraine by the President Trump with Putin will be unacceptable to Ukraine. But can he follow through his promises? Can he do that? Can he defy Trump if he chooses, which is less likely, but if Trump chooses to directly negotiate with Putin on Ukraine, can Ukrainian president defy the Trump administration on this one? This is a big question, not just of capacity of Ukraine, but also the possibility that Ukraine will ever do that. And this reminds us of a historical event जो कि very very famous म्यूनिख अकॉर्ड थी 1930s के अंदर, जब हिटलर and the British and the French they negotiated the future of the territory of Czechoslovakia without the involvement of Czechoslovakia, and that Munich agreement had excluded Czechoslovakia, which led to the escalation of conflict in the beginning, but ultimately led to the World War II. President जो Zelensky हैं, he has been claiming the same, that any exclusion of Ukraine is likely to increase the conflict in the region rather than solve the problem. अब आते हैं नाज़रीन इस लास्ट पॉइंट के ऊपर कि इस कॉन्फ्लिक्ट के पिछले 3 साल में जो हुआ है उसके इम्पैक्ट क्या हो चुके हैं. ऑब्वियसली देयर आर हम अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं और ख़ासकर ग्लोबल लेवल पे बात करूं, चूँकि हम रीजनल लेवल पे बात पहले भी कर चुके हैं बहुत सारी जगहों पे, ग्लोबल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो दिस कॉन्फ्लिक्ट, आज से मैंने पहले कहा, हैज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स तो आ चुके हैं इसके वजह के. मैं वन बाय वन बात करूँगा, इकोनॉमिक सेंस में बात करूँ, ऑल्दो इस कॉन्फ्लिक्ट के जो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस हैं वो ग्लोबल लेवल पे ज़रूर हैं, और ख़ासकर जो रशिया पे सैंक्शंस लगी हैं, जो उसकी एनर्जी सेक्टर पे सैंक्शन अमेरिकन ने लगाई हैं जिस तरीके से, उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है जो ऑयल प्राइसेस हैं दे आर हायर देन द यूजुअल. बट दिस इज़ समथिंग दैट ट्रम्प डज नॉट वांट टू हैपन. ट्रम्प हैज़ पब्लिकली स्टेटेड दैट ही वुड लाइक to see the fall of the oil prices globally, and for that purpose, if the conflict ends, that is likely to bring one respite for the global economy of reduction in the global oil prices, something that might trigger because of the recent sanctions on Canada and Mexican crude oil.
इस कॉन्टेक्स्ट में जो वन ऑफ द इम्पैक्ट है जो अभी भी है वो हायर ऑयल प्राइसेस है, बट एंड ऑफ द वॉर कुड लाइकली टू रिड्यूस दैट इम्पैक्ट ग्लोबली। बिसाइड्स दैट हमने देखा कि ग्लोबल फूड शॉर्टेज जो है वो भी हुई है, मेनली बिकॉज ऑफ द फूड ग्रेन्स कमिंग फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, उसकी सप्लाई लाइन जिस तरह से इफेक्ट हुई है, तो ग्लोबल फूड प्राइसेस हैव बीन हायर देन यूजुअल इन द लास्ट 3 ईयर्स। वो भी एक ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट हैं वो मौजूद हैं। सो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है ग्लोबल पे, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है दैट हैज़ पार्शली बीन लिंक्ड टू द यूक्रेन वॉर इन द लास्ट 3 ईयर्स। अगर मैं पॉलिटिकली बात करूँ नाज़रीन, तो ऑब्वियसली बात है दिस कॉन्फ्लिक्ट हैज़ पॉलिटिकली डिवाइडेड द इंटायर वर्ल्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। हमने कहा ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन्स ऑफ डिवीजन एंड लॉट्स ऑफ रीजन्स ऑफ गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट दिस वॉर हैज़ ओनली एडेड to that long list of the conflict between North and South. But North-South divide is not more visible than two major issues. One is Ukraine war and the other is the climate factor. Another political impact is obviously the alliance systems. हम देखा कि जो Ukraine war has increasingly polarized the world into alliance systems. Americans and NATO are developing their own military and political alliances. Russia is trying to strengthen its own alliance systems in the region, increasing its partnership with states like China, like ईरान एंड अदर स्टेट्स इन द रीजन, और अमेरिकन जो हैं वो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर जा रहे हैं, अलायंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर जा रहे हैं। तो अलायंस सिस्टम जो हैं दे आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, समथिंग दैट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। लास्ट नाज़रीन अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी इम्पैक्ट की बात करूँ, तो डेफिनेटली दिस वॉर हैज़ मल्टीपल सिक्योरिटी implications. एक तो इट हैज़ डिस्टर्ब द यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर दैट हैज़ बीन फॉट ऑन यूरोप सिंस World War II, and this war has the potential to enter into a regional or even a global war. और जिस तरीके से मैंने कहा कि नॉर्थ कोरियन फोर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है दैट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स. बिसाइड्स दैट अगर अमेरिकन और ब्रिटिश प्रोवाइड किए हुए जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उसके रिस्पॉन्स में इफ़ रशिया यूजेज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अगेंस्ट एनी NATO member, so this conflict is likely to have the potential to expand globally or at least in the European continent. Besides that, हमने कहा कि it has also triggered an arms race and the nuclear arms race. इसमें conventional arms race भी बड़ी है because insecurity that this war has created has forced states to increase the arms in order to ensure the balance of power in the region. Besides that, हमने कहा कि जो यूरोपियन स्टेट्स हैं they are now increasingly interested in joining NATO. फिनलैंड जॉइन नेटो, स्वीडन जॉइन नेटो. सो एक मिलिट्री बैलेंस ऑफ पावर के लिए एक आर्म्स रेस जो है और एक अलायंस सिस्टम जो रेस है वो हमें नज़र आती है. Obviously, what when Russians changed the nuclear doctrine, it has also increased the nuclear threat in the region, and therefore the potential of a nuclear arms race globally and in this region is also likely to happen. It is already happening. जैसे हमने देखा कि लास्ट भी जो IPRI की रिपोर्ट आई थी clearly showed that the world is bracing itself for a new wave of nuclear armament globally, including in Europe. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं that this conflict is not the same as that started. Trump factor has also affected everything, including the Ukraine war, and in the coming weeks and months, we do hope that this war is likely to end. But any forceful imposition of a solution on any one party, चाहे Russians हों या Ukrainians हों, by Trump administration is likely to be not creating a sustainable peace. It is likely to create a kind of cold peace in the region, something that can trigger another cycle of conflict in the near future. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.